नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समूह चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक है समाज। आज हम लोग समाज के बारे में बात करेंगे और इसको ठीक से समझेंगे। समाज क्या है? इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उनको अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन शायद आ गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 16 अप्रैल और पीजीटी एग्ज़ाम जून में होगा आपका। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसी के अनुसार हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, कोशिश करेंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर पाएँ। क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। ओके, शुरू किया जाए। समाज, ठीक है, आइए। समाज किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न। मैकाइवर पेज की अगर शब्दों में कहें तो वो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। वेयर देयर इज ए लाइफ देयर इज सोसाइटी। यानी न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों में, जानवरों में, चींटियों में, जहाँ भी आप जीवन को देखते हैं वहाँ समाज है। लेकिन चूंकि समाजशास्त्र में हम सिर्फ मानव समाज की बात करेंगे, तो जो समाजशास्त्र मानता है वो एक मैकाइवर पेज की क्लासिकल डेफिनेशन है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है, कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये इसका मेन भाव है और इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि समाज क्या है, एक समाज क्या है, ए सोसाइटी, और समाज के कितने प्रकार हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है। तो मैकाइवर पेज ने कहा, समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, परंतु समाज के बारे में सामाजिक विज्ञानों का दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे राजनीति शास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह होता है, अर्थशास्त्र में समाज आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों का समूह कहलाता है, मानव शास्त्र में आदिम समुदायों को ही समाज से संबोधित किया जाता है। किंतु समाजशास्त्रीय अर्थों में समाज व्यक्तियों के व्यवहारों, क्रियाओं, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, अर्थात समाज एक अमूर्त अवधारणा है। सोसाइटी इज ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अमूर्त है। क्यों अमूर्त है? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और संबंध चूंकि अमूर्त होते हैं इसलिए उनसे बनने वाली व्यवस्था समाज भी अमूर्त होता है। इसको डिफाइन किया है टॉलकट पार्सन ने। समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधन साध्य के संबंधों, मीन्स एंड रिलेशनशिप द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हो, चाहे वे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। तो इनकी डेफिनेशन है। एक आध डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है, ये आप लोग डेफिनेशन देख लेंगे। ईवी र्यूटर की डेफिनेशन
समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। इसी तरीके से मैकआवर पेज ने अपनी बुक सोसाइटी में लिखा है, सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड of many grouping and divisions of controls of human behavior and of liberties. This ever-changing complex system we call society. It is the web of social relationship. It is always changing. समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल समाज को ही हम सामाजिक व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो ये जो नेटवर्क वेब जो है, ये शब्द मैकआवर पेज ने इस्तेमाल किया है। मैकआवर पेज ने इसके 7 आधार बताए हैं। रीतियाँ यानी प्रथाएं, इसमें आ जाता है आपका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा यानी वे ऑफ लाइफ। कार्यप्रणालियाँ, जो विवाह है, जैसे मान लीजिए तो इसमें इन्होंने संस्थाओं को रखा है, जैसे हिंदू विवाह संस्था है, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह। नेक्स्ट इसमें इन्होंने रखा है पारस अधिकार या सत्ता, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड, समूह विभाग, ग्रुप डिवीजन। मैकआवर ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव, जाति, समुदाय, कस्बा, नगर, प्रांत, स्कूल, कॉलेज आज सभी विभागों के उदाहरण हैं। ये आप देखेंगे कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन। और ये मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, औपचारिक अनौपचारिक साधन। इसमें इन्होंने कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रथाएं, रूढ़ियां, धर्म, नैतिकता इसको रखा है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, इसमें इन्होंने व्यक्तियों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने वाली चीज़ों को स्वतंत्रता में रखा है। और इसके 3 आवश्यक तत्व ये बताते हैं कि समाज के 3 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? पहला है प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की अधिकता, सोशल रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। ये इसके 3 तत्व हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से 3 तत्व बताए। तो देखिए, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो उन्होंने 7 समाज के 7 आधार बताए, ठीक है, यानी बेस कौन से हैं? 7 बेस हैं। और तत्व क्या है? ये इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, व्यक्तियों की बहुलता, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप और सामाजिक अंतःक्रिया। किंग्सले डेविस के अनुसार समाज के मूल तत्व क्या हैं? डेविस के अकॉर्डिंग भी पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा कि समाज जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों 3 प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या क्या करता है? अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा प्रदान करना, संतानोत्पत्ति। ये पहला पॉइंट हो गया, जनसंख्या की निरंतरता। दूसरा है जनसंख्या में श्रम विभाजन।
सामूहिक एकता एवं संगठन और श्रम विभाजन। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामूहिक अंतःक्रिया, पारस्परिक संपर्क के लिए प्रेरणा, सहिष्णुता, सहयोग, इसमें हम भावना मजबूती से होती है, सामाजिक व्यवस्था, स्थायी तंत्र, निरंतरता। तो ये 6 तत्व इन्होंने बताए हैं। समाज की विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं समाज की विशेषताएं क्या हैं। समाज की विशेषताओं पे आने से पहले जरा इसको और गहराई से समझते हैं कि समाज और सामाजिक संबंध क्या है। सोसाइटी, समाज में 2 तरह के संबंध देखने को मिलते हैं। एक संबंध वो होते हैं जो किसी जीवित और निर्जीव के बीच में होते हैं, जैसे हमारा और इस पेन का संबंध, हमारा पृथ्वी का संबंध, ये आपका आपकी भौतिक चीज़ों से संबंध, यानी एक जीवित और एक निर्जीव या फिर दोनों ही निर्जीव। ये बात समझ में आ रही है? बिटवीन टू नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे पृथ्वी पेड़ का संबंध है, मेज किताब का, कोई भी टू नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे किताब पेन का संबंध, छत का पंखे का संबंध, पृथ्वी का और उस पर रखे हुए फर्नीचर का संबंध, 2 कुर्सियों का आपस में संबंध, मेज कुर्सी का संबंध, इस टाइप के संबंध, यानी दोनों चीज़ें निर्जीव हैं, नॉन लिविंग हैं। या फिर इसमें एक लिविंग जीवित और एक निर्जीव हो सकती है। बिटवीन पर्सन एंड थिंग्स, कोई भी पर्सन और थिंग्स के बीच में रिलेशन, बिटवीन मैन एंड एनिमल, अर्थ, जानवर वो भी लिविंग है, तो पृथ्वी निर्जीव है, मनुष्य। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि एक जीवित और एक निर्जीव के मध्य संबंध, या फिर दोनों निर्जीव के मध्य संबंध, जो भी ये रिलेशन होगा इसको भौतिक संबंध कहेंगे। दूसरी तरफ सामाजिक संबंध, ये 2 जीवित प्राणियों के मध्य होता है, पहली शर्त इसकी है। और दूसरा होता है सामाजिक संबंध बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण आवश्यक आधार होते हैं इसके, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस, और सामान्य जीवन में भागीदार होने की भावना, फीलिंग ऑफ बीइंग ए पार्टिसिपेंट इन कॉमन लाइफ। ये इसकी 2 शर्तें हैं, उसके बिना समाज नहीं बनेगा। जैसे जागरूकता का मतलब है कि जब आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये माना जाता है कि व्यक्ति इतना जागरूक हो कि वो रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी, तो आप लिफ्ट अचानक देंगे या उस इतना आप सोच समझ के लिफ्ट देंगे, ये जो व्यक्ति लिफ्ट मांग रहा है क्या ये कोई अपराधी तो नहीं है, कहीं भाग के तो नहीं आ रहा, कोई क्राइम करके तो नहीं आ रहा है। अगर आप उसे क्राइम कर ऐसे व्यक्ति को बैठा लें, आगे जाके पुलिस ने आपको रोक लिया, पता चला वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, तो उसके साथ साथ आपको भी परेशानी होगी। या जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं तो ये सोच के कि ये व्यक्ति हमारे किस काम आएगा, इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाए, तो थोड़ी सी अवेयरनेस आवश्यक है। और दूसरा, परस्पर भागीदार होने की भावना, यानी समाज में जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि ये निर्णय समाज में किसी न किसी हमारे योगदान को या हमारी जो भूमिका है उसे समाज के हित में, हमारा ये निर्णय समाज के हित में ही होगा। तो इस तरीके से समाज में भागीदार होने की भावना जो व्यक्त करते हैं। तो ये जो है चीज़ें, 2 शर्तें
इस तरह से जो भी संबंध बनते हैं उन संबंधों को सामाजिक संबंध कहा गया है। जैसे जितने भी रिलेशन हैं आप देखिए, वो रिलेशन कहीं ना कहीं इसी तरह से बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी होती है तो कितनी तरीके से छानबीन की जाती है ना। तो इस तरीके से जब रिश्ते बनाए जाते हैं इसको कहते हैं कि पारस्परिक जागरूकता। आप अनजाने में शादी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। तो एक एग्जाम्पल आगे चल के इस पर और बात करेंगे। मैकावर पेज का समाज सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है, और ये जो इनके स्टेटमेंट हैं ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। किसने कहा? समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंधी है। द रिलेशन द रियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मैकावर पेज। जॉनसन ने समाज को एक ऐसा समूह कहा है जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं: निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। तो ये बात हुई समाज की। अब आता है एक समाज, ए सोसाइटी। अब इससे पहले हम लोग समाज की विशेषताएं देखेंगे। अब समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, म्यूचुअल अवेयरनेस। समाज अमूर्त होता है, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है, लाइकनेस और डिफरेंसेस। स्तरीकरण, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, और समाज परिवर्तनशील होता है। ठीक है। जॉनसन ने जो इसकी परिभाषाएं बताई हैं, इन्होंने समाज को मूर्त माना है। देखिए एक सवाल ये आएगा कि समाज को मूर्त निम्न में से किसने माना है। ज़्यादातर समाजशास्त्री या समाजशास्त्र में समाज को अमूर्त माना गया है, एब्स्ट्रैक्ट माना गया है। लेकिन ये एकमात्र भाई साहब हैं जो ये कहते हैं कि समाज जो है वो मूर्त है। इसके इन्होंने क्या रीजन बताए हैं? नंबर 1, ये कहते हैं कि इसकी डेफिनेट टेरिटरी होती है। दूसरा, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा, इसकी कॉम्प्रहेंसिव कल्चर होती है, और इसमें इंडिपेंडेंस होती है। तो इन आधारों पर जॉनसन ने समाज को मूर्त माना है, ये आप याद रखें। इंकल्स ने समाज की विशेषताएं बताई हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। दूसरा, ये कहते हैं कि समाज की संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। समाज संबंधों की अमूर्तता के कारण अमूर्त होता है। प्रत्येक समाज में समानता और असमानता पाई जाती है। समाज में संघर्ष भी है और सहयोग भी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर बोथ इन सोसाइटी। प्रत्येक समाज में एक अलग स्तर की चेतना पाई जाती है, कॉन्शसनेस। प्रत्येक समाज संगठन एवं विघटन का संकुल होता, कॉम्प्लेक्स होता है। समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। सार्वभौमिक का मतलब एवरीवेयर, हर जगह। आप चाहे कहीं नॉर्थ पोल पे चले जाइए या किसी भी कॉन्टिनेंट में चले, हर जगह समाज और हर समयों में ये पाया गया। शुरू से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, समाज का अस्तित्व शुरू से ही रहा है। तो ये बात हुई समाज की कि समाज जो है वो अमूर्त होता है, सामाजिक संबंधों से बना होता है, और संबंध जो है पारस्परिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप डेवलप होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप पारस्परिक जागरूकता और समाज में सक्रिय भागीदारी की भावना के साथ
संबंधों का निर्माण होता है। हर व्यक्ति जो है समाज में बहुत सारे ताने बाने में बुना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये जो कितने सारे संबंध आप याद कर सकते हैं। व्यक्ति, अब एक व्यक्ति समूह, संस्था, राय, और इनमें रहने वाले जो लोग हैं, जैसे इसमें कितने तरह के, हर व्यक्ति किसी का दोस्त होगा, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, स्टूडेंट, टीचर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इस पे हम एक तरफ लिख देते हैं, चित्र सही नहीं बन रहा है। क्या हो, समाज के अलावा एक थ्योरी है ए समाज। समाज के विपरीत व्यवस्थाएं, विशेषताएं ए समाज। ए समाज क्या होता है कि जब हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, आर्य समाज, तो ये जो नाम देते हैं वो ए समाज का उदाहरण, ए सोसाइटी। समाजशास्त्र, जैसे आप किसी से, आम आदमी से पूछिए कि समाज किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं समाज व्यक्तियों से बना हुआ होता है, समाज मूर्त होता है, समाज को देखा जा सकता है। तो उदाहरण
क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, और जितने टाइप के समाज का नाम आप सुनते हैं, ये सब के सब समाज ना होके उनको समाज शास्त्र में ए सोसाइटी कहते हैं। तो ए सोसाइटी ये क्या है? जब हम समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जिसके सदस्यों का जीवन लगभग जिनका सदस्यों का जीवन लगभग एक समान होता है, इसका अभिप्राय ए सोसाइटी से होता है। जैसे ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, मुस्लिम समाज, ब्रह्म समाज, विद्यार्थी समाज, क्रिश्चियन समाज, सिख समाज आदि। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक समाज शब्द समान जीवन शैली का बोध कराता है और एक समाज के सदस्यों में समानता, सजातीयता की चेतना पाई जाती है। सजातीयता मतलब होमोजेनिटी, एक जैसे, एक रूपता। इक्वलिटी एंड होमोजेनिटी, इसकी डेफिनेशन ये कई बार, एक आध बार पूछी गई है। मेंजर की डेफिनेशन, एक समाज को मनुष्यों के एक ऐसे समूह के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है जो कि जागरूक होकर सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसी तरह से र्यूटर ने कहा कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ये डेफिनेशन पूछी गई है, एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है। ये जो सबसे बड़ा शब्द है इसी से पकड़ में आएगी ग्रीन की डेफिनेशन, जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है, यह जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान, अभिरुचि से बना होता है। अब इसकी जरा विशेषताएं देखिए। एक समाज की विशेषताएं, ये मूर्त होता है, कंक्रीट व्यक्तियों का समूह है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। समानताओं का क्षेत्र होता है, इट इज़ एन एरिया ऑफ सिमिलरिटीज। यह सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फुलफिल लिमिटेड नीड्स। अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में होता है, एग्जिस्ट ने रिलेटिवली लिमिटेड एरिया। प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, डायरेक्ट कंट्रोल करता है। हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है। हम की भावना आवश्यक नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम की भावना आवश्यक नहीं है। इसका एक पृथक पहचान चिन्ह होता है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मार्क। इसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है। तो समाजशास्त्र में वास्तव में ए समाज का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समाज का अध्ययन किया जाता है। ए समाज उसके अंतर्गत एक छोटा पार्ट है, उसका भाग कह सकते हैं आप समाज का। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक समाज और उसमें अंतर है। समाज तथा एक समाज में अंतर। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है। अब आप समाज और एक समाज में अंतर करिए। ये एक अमूर्त अवधारणा है और ये एक मूर्त अवधारणा है। ये सवाल यहीं से आएगा, इसमें ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं। मूर्त और अमूर्त, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता और इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है।
इसी तरीके से समाज में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें उत्तरदायित्व सीमित होता है, क्योंकि सोसाइटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसमें उत्तरदायित्व भी बड़ा होता है, अनलिमिटेड होता है। इसमें भिन्नता पाई जाती है, इसमें समानता पाई जाती है। समानता इसलिए, जैसे ब्राह्मण समाज तो सारे लोग एक जैसे होंगे, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज या मुस्लिम समाज, तो उनमें कहीं ना कहीं एक रूपता होती है, होमोजेनिटी होती है। इसका आकार व्यापक होता है, इसका आकार छोटा सीमित होता है। एक जटिल व्यवस्था है, ये अपेक्षाकृत सरल व्यवस्था है। तो समाज क्लियर हो गया होगा कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, और समाज व्यक्तियों, जो जीवित व्यक्ति हैं, जो समाज में रहने वाले सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एक जटिल व्यवस्था है। और हर व्यक्ति किसी न किसी संबंध के ताने बाने में बुना हुआ है। जैसे हम लोग समाज में रहने वाले, आप सब कल्पना कीजिए कि भाई बहन, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, यार, है ना, कोई न कोई रिलेशन हर जगह है। जब आप कहीं दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आप ग्राहक होते हैं, अगर आपकी दुकान है तो आप दुकानदार होते हैं। इसी तरीके से शादी के बाद बहुत सारे संबंध बनते हैं, और तो हर व्यक्ति इन संबंधों के ताने बाने में बुना हुआ है, और ये संबंध अमूर्त होते हैं, इसीलिए समाज को अमूर्त माना गया है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर का वर्गीकरण। इन्होंने दो तरह का वर्गीकरण दिया है। एक इनका है युयुत समाज या सैनिक समाज, इंग्लिश में मिलिटेंट सोसाइटी, और दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगर दो भागों में बांटा जाए तो इन्होंने सीधा सीधा एक मिलिटेंट सोसाइटी कह दिया जो पुराने ज़माने का समाज है, और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आधुनिक समाज। और इनका एक जो वर्गीकरण है वो है सरल समाज, मिश्रित समाज, कंपाउंड सोसाइटी, डबल कंपाउंड और ट्रिपल कंपाउंड। अब इनका वर्गीकरण और दुर्खीम का थोड़ा मिलता जुलता है। इसको कैसे पहचानेंगे? दुर्खीम ने भी दो तरह का वर्गीकरण दिया है। एक है इनका, अगर दो भागों में पूरा समाज को बांटे तो यांत्रिक एकता वाले समाज, मैकेनिकल सोसाइटी, और ऑर्गेनिक सोसाइटी। मैकेनिकल यानी पुराने ज़माने का समाज, और आधुनिक समाज को इन्होंने ऑर्गेनिक कह दिया है, इसको इन्होंने यांत्रिक कह दिया है। और दूसरा वर्गीकरण इन्होंने दिया सरल समाज, सरल बहुखंडी समाज, सिंपल पॉलीसेगमेंटेड सेगमेंटल सोसाइटी। इन्होंने सेगमेंटल शब्द का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कंपाउंड शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे तिहरा मिश्रित और यहाँ पर दोहरे मिश्रित। तो इससे आप पहचानेंगे तिहरा शब्द ट्रिपल कंपाउंड, ये आपका जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है, और ये वाला दुर्खीम का है। इनमें से एक आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये मिश्रित बहुखंडी, इसमें भी मिश्रित है और इसमें भी मिश्रित है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, तिहरा शब्द इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने दोहरा तक इस्तेमाल किया है। तो डबल मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी और मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सिंपल सा है। इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं है, हिंदी वालों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पॉलीसेगमेंटेड और कंपाउंड सोसाइटी। कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण है, इन्होंने समाज को, सबसे पहला समाज बताया आदिम समाज, फिर एशियाई समाज जो कृषि आधारित समाज है, जिसमें उन्होंने भारत को भी इसका एग्जाम्पल माना, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज, आने वाला समाज। और इसके बाद एक साम्यवादी कल्पना की है। हम लोग मार्क्स को जब पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे।
अन्य वर्गीकरण है एक, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन का। मॉर्गन ने जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था, इनका ये वर्गीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जंगली, बर्बर और सभ्य, इसका अक्सर क्रम लगाने को आता है कि किस क्रम में उन्होंने दिया। तो इंग्लिश में याद रखेंगे, सिवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइज्ड। सेवेजरी का मतलब जंगली अवस्था, जनरली लोग बर्बर समझ के उसको पुराना मान लेते हैं, आदिम समाज मान लेते हैं, तो बर्बर, और बर्बर को पहले ऑप्शन में ले लेते हैं, बार्बरिज्म। तो ये है बार्बरिज्म जो है, ये जब कृषि की शुरुआत हुई, जंगली, ये वो समाज था जब हंटिंग गैदरिंग स्टेज में व्यक्ति था, कंदमूल फल एकत्रित करने की अवस्था और शिकार करने की अवस्था। और सभ्य समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आधुनिक समाज कह सकते हैं। तो ये इसका यही क्रम है, इसको आप याद रखिए। अगर इनका दूसरा वर्गीकरण दिया टोसिटॉज और सेविटॉज, अगर दो भागों में बांटा जाए तो पुराना समाज ये हो गया, ये नया समाज हो गया, टोसिटॉज सेविटॉज। एविलेन का वर्गीकरण है सरल समाज, जटिल समाज। राइनहार्ट, हॉट एंड कूल्ड, यानी जो नए समाज है, आधुनिक समाज है, मतलब या आप ये कह सकते हैं कि हॉट का मतलब है कि ग्रामीण और पुराने समाज, कूल का मतलब है शहरी समाज, आधुनिक समाज। कूले ने दो भागों में बांटा है, इन्होंने जो ग्रामीण और सरल समाजों को समजाति कह दिया है, होमोजेनेटिक। इसी तरीके से शहरी समाजों को इन्होंने विषम जाति, हेट्रोजेनेटिक कहा। होमोजेनिटी शब्द अभी और क्लियर होगा सोसाइटी के वर्गीकरण में, कि जितने समाज सरल होंगे, सरल से मतलब जनजाति समाज, उनको सिंपल सोसाइटी भी कहा जाता है, जनजाति समाज भी कहा जाता है। और उसमें होमोजेनिटी होती है, यानी सब लोग एक जैसे होते हैं, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, सब एक रूपता होती है, इसलिए उनको होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं। शहरों में अलग अलग डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई कैसा, तो ये जो है ये हेट्रोजेनिटी होती है शहरों में। टॉनीज का वर्गीकरण, येमशाफ्ट, जैसे शब्द, ये जो दो शब्द इन्होंने दिए हैं, इसको समुदाय के नज़दीक माना जाता है, इसको समिति के नज़दीक माना जाता है। ये प्राचीन है, ये आधुनिक है। नेक्स्ट, हावर्ड बेकर, इन्होंने सेक्रेट और सेकुलर दो भागों में बांटा है। कार्ल पापर का जनजाति समाज और ओपन समाज। इसी तरीके से ये लेंस्की का वर्गीकरण है, शिकारी एवं खाद्य संग्रहक समाज, इन्होंने अर्थव्यवस्था के आधार पर दिया है। खाद्य, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, ये सबसे पहला। फिर दूसरी अवस्था बागवानी पर आधारित समाज, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। फिर तीसरा है पशुपालक, पेस्टोरल सोसाइटी। नेक्स्ट है एग्रेरियन सोसाइटी और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये इनका वर्गीकरण, ये क्रम अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसी क्रम में समाज की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। मैकाइवर पेज ने सामुदायिक समाज और सहचारी समाज, ये पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। एक ये एंथनी गिडिंग्स का वर्गीकरण थोड़ा बड़ा दिया है इन्होंने,
एंथनी गिडिंग्स। इन्होंने 7 भागों में समाज को बांटा है। पहली अवस्था शिकार एवं एकत्रीकरण करने वाला समाज, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, लगभग 50,000 साल पहले, पुरानी बात। गिडिंग्स के अनुसार 0.001% लोग आज भी इस अवस्था में रहते हैं। ये इसमें विशेष रूप से अंडमान की निकोबार की जनजातियां हैं, जो रासमान जनजाति जिन्हें कहा गया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कृषक समाज। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में अर्थात 10,000 से 12,000 तक साल पहले हुआ। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि स्तरीकरण की शुरुआत कहाँ पे हुई, स्ट्रेटिफिकेशन सबसे पहले किस समाज में शुरू हुआ। उस समाज को अगर हम जनजाति समाज, कृषक, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक में बांटते हैं, तो ये सवाल ध्यान रखना कि स्तरीकरण की जो शुरुआत है इसका प्रारंभ कृषक समाज में हुआ। उससे पहले जनजाति समाजों में स्तरीकरण नहीं होता। स्ट्रेटिफिकेशन इज एब्सेंस इन ट्राइबल सोसाइटी, और इसकी शुरुआत होती है कृषक एग्रेरियन सोसाइटी में, इसकी शुरुआत होती है। ये फैक्ट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, पेस्टोरल सोसाइटी, लोग झुंड में रहते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। फिर परंपरागत और सभ्य समाज, ट्रेडिशनल स्टेट एंड सिविलाइज्ड, राजतंत्र का विकास। पहली दुनिया का समाज, फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटी, यूरोप और अमेरिका के लोग पहली दुनिया के समाज माने जाते हैं। फिर दूसरी दुनिया का समाज, रूस की क्रांति 1917 के बाद इसमें विकसित साम्यवादी देश आते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि साम्यवादी देश होते हुए भी चीन को दूसरी दुनिया का समाज नहीं माना जाता, ये इम्पोर्टेंट है। और यानी चीन को तीसरी दुनिया का समाज माना जाता है। थर्ड वर्ल्ड, इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्री, और ये इसमें जापान को छोड़ के, जापान एकमात्र ऐसा देश है जो इसी में आएगा सेकेंड वर्ल्ड में, और ये जो चीन जो है वो थर्ड वर्ल्ड में आएगा। तो जापान को छोड़कर, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस तरह से इन्होंने, एंथनी गिडिंग्स ने ये वर्गीकरण दिया। अब ओवरऑल सोसाइटी को कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो